अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल मेथड का। आज बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करते हैं। सबसे बायोलॉजिकल मेथड में पहला स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं मुशाहिदा। मुशाहिदा क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये पहला स्टेज है साइंटिफिक मेथड का, इन विच डेटा इज़ कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करके, उस डेटा मतलब उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा। अब देखें, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ना, जैसे कि देखें दो तरह से ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। एक कहते हैं क्वालिटेटिव तरीके से, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन सा तरीका है? कलेक्टिंग डेटा बाय यूजिंग 5 सेंसेस। 5 हवासों को इस्तेमाल करते हुए जो हम डेटा या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव जैसे कि देखिए साइट, देख के कोई चीज़ हम देख के ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई चीज़ हम सुन के ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई चीज़ सूंघ के ऑब्ज़र्व करते हैं, स्मेल करके, कोई चीज़ हम टेस्ट करके ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई चीज़ हम टच करके ऑब्ज़र्व करते हैं। हम कहते हैं ना, ये टच करके बताओ कि ये क्या है, स्मेल करके बताओ। हम स्मेल करके वो घर में बता देते हैं। जैसे ही बच्चा घर आता है स्कूल से और वो स्मेल, उसको खुशबू आती है अच्छे खाने बने की, तो वो कहता है कि मम्मा आज ये बना है। तो वो क्या है? वो ऑब्ज़र्व उसने कर लिया होता है किस तरह से? स्मेल करके। उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स या साइंटिफिक अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। अब देखिए थर्मामीटर क्या है? ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप भी लिखा हुआ है, मीटर स्केल लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोप भी हम ऑब्जर्व करने के लिए उठाते हैं। मीटर स्केल भी नापने के लिए, नाप भी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें ऑब्जर्वेशन के जो कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर या मलेरिया के केस के अंदर, तो सबसे पहले क्या हुआ? 1800। अच्छा, कुछ किताबों के अंदर 1880 है और कुछ किताबों के अंदर 1878 है। सो एक्चुअल दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन अब अगर फेडरल में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, सिंध में आओगे तो ये मिलेगा। दोनों ही है, लेकिन मैं 1878 को प्रीफर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद 1878 के अंदर क्या हुआ? एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम है लेवरॉन। अच्छा, ये आर्मी का डॉक्टर था, फिजिशियन था, जिसने सबसे पहले ब्लड सैंपल को स्टडी किया मलेरिया पेशेंट के माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे से टाइनी क्रिएचर्स हैं जिनका नाम है प्लाज्मोडियम, जिनको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया के केस के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या बनी? लेवरॉन ने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है मलेरियल पेशेंट्स के अंदर। प्लाज्मोडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मलेरियल पेशेंट के अंदर। अगर हम हाइपोथेसिस, अच्छा सेकंड स्टेज आ जाता है जब हम ऑब्जर्वेशन पूरी कर लेता है लेवरॉन या कोई भी साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन में क्या था? सिर्फ देखा कि उस ब्लड, जो कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या नज़र आया? प्लाज्मोडियम। और उसने ऑब्जर्वेशन दे दी, कहा कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है किसके अंदर? मलेरिया पेशेंट के अंदर। उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ द की कंपोनेंट। ये की कंपोनेंट है, मतलब अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है जो हाइपोथेसिस होती है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर? इट इज़ एन इंटेलिजेंट गैस और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इंटेलिजेंट गैस, ये आपके साथ है सिक्स सेंस की तरह नहीं होती। हम कुछ कोई बात ऐसे कह देते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, ओके, श्योर नहीं होते। जब हम कोई भी बात करते हैं लेकिन हम कंप्लीट श्योर नहीं होते, अब बस अंदाज़ा लगाते हैं, तो उस अंदाज़े को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अंदाज़ा लगाना, इसको कहते हैं मफरूज़ा। अच्छा, उसके बाद टेंट एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में दी जाती है। अच्छा, इट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये वेल प्रूव्ड नहीं है, मैंने कहा है ये प्रूव्ड नहीं होती, ओके, प्योर नहीं है। हम ऐसे ही 50-50 जो चीज़ होती है अंदाज़ा लगा देते हैं, तो प्रूव्ड नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी मलेरिया केस के अंदर? इन द केस ऑफ मलेरिया द हाइपोथेसिस मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इसमें कहा है कि प्लाज्मोडियम बायस है मलेरिया का, लेकिन याद रखें ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वेल प्रूव्ड नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, जस्ट एक हाइपोथेसिस कि हो सकता है कि प्लाज्मोडियम ही बायस हो मलेरिया का, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है। थर्ड हमारे पास कौन सा है? थर्ड हमारे पास स्टेज है रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग के अंदर क्या होता है?
साइंटिस्ट फार्मूलेट हाइपोथेसिस ऑन बिहाफ ऑफ रीजनिंग प्रोसेस। अच्छा, ये फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो होती है ना, टू फार्मूलेट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रीजनिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, रीजनिंग भी दो तरह की होती है, जैसे कि इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन दो तरह की है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। वैसे ही रीजनिंग, जो कि रीजनिंग को क्या कहते हैं? सबब कम कहते हो ना, लेकिन इसको कियास कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं? इस्तकरारी, जो दूसरी डिडक्टिव, जिसको कहते हैं इस्तखराजी। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो आप देते हो, मतलब कोई भी बात आप जो कहते हो, विच इज़ गिवन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, किसी खास बात से आम बात की तरफ जो इशारा हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब कोई ऐसी बात जिस जो खास हो लेकिन आप आम बात कह के, जैसे कि मैंने एक बात कही, शार्क्स हैव स्केल्स, मतलब शार्क एक पर्टिकुलर है ना, एक खास है। शार्क तो सारी मछलियाँ नहीं है ना, एक खास मछली है। मैंने कहा शार्क के ऊपर क्या है? स्केल्स हैं, लेकिन उसके अगर स्पेसिफिक ये है, जनरल की तरफ कैसे मूव होगा? ऑल फिशेज हैव स्केल्स, तो सारी मछलियों के पास स्केल्स होते हैं। मैंने कहा कि लीव्स आर ग्रीन, मैंने सपोज करो नीम ट्री इज़ ग्रीन, लेकिन जब मैं बात करूं, वो तो जनरल स्पेसिफिक है, मैंने नीम ट्री का कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सारी ट्रीज ग्रीन है, तो ये क्या है? ये जनरल हो गया। तो किसी खास बात को आम बात करके हम पेश करते हैं ना, कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस रीजनिंग को कहते हैं। कोई खास बात होता है और हम उसको किस्सा सबब बना देते हैं, आम बात की तरह कहते हैं, तो बयान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, इट इज़ ऑलरेडी वेल प्रूव्ड इन नेचर। अच्छा, ये नेचुरली प्रूव्ड होता है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि आपको पता है ना, फिशेस स्केल्स होते हैं, ट्रीज ग्रीन होते हैं, तो ये हमें पता है, इसको मतलब सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? स्टेटमेंट विच इज़ गिवन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक टू जनरल, ये जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा, जनरल क्या है? जनरल अगर मैं बात करूँ, आम बात को अगर हम कोई खास बात बना के जो कहते हैं, किसी भी आम बात को हम खास बना देते हैं, अरे ये मतलब कोई होता है ना, कोई भी आम बात होती है उसको हम अगर ख़ास बात बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, ये प्रूव्ड, ये वेल प्रूव्ड नहीं होती, ये फार्मूलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, साइंटिफिक मेथड के अंदर ये रीजनिंग नहीं इस्तेमाल होती, ये रीजनिंग इस्तेमाल नहीं होती। कौन सी रीजनिंग इस्तेमाल होती है? डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ़ और देन स्टेटमेंट। अच्छा, याद रखें कि ये किस स्टेटमेंट में दी जाती है? ये कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म में दी जाती है, जैसे कि इफ़ और देन। ओके, कहते हैं ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो समहाउ ऐसी बातें। जैसे कि अगर एक्सप्लेनेशन देख लें, समझ जाओगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन द केस ऑफ मलेरिया द डिडक्शन, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग, इज मेड दैट इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही बायस है मलेरिया का, देन फिर इफ सॉरी इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, तो ये सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब देखें, अब ये बात प्रूव्ड नहीं है, हमने क्या कहा कि प्लाज्मोडियम बायस है मलेरिया का, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर, तो ये बात प्रूव की जा सकती है थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो आज अब हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेज है, वो एक्सपेरिमेंट, जिसको तजर्बा कहते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, ताकि आपको पता चले कि वो सही है या गलत। तो हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट, तजर्बा किया जाता है। याद रखें, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए इसके अंदर दो काम किए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है। कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड सैंपल उठाया गया, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 मलेरिया पेशेंट का ब्लड उठाया गया। और साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको दोनों ब्लड पेशेंट के ब्लड सैंपल्स को क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। यही एक्सप्लेनेशन होती है इसकी। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कंट्रोल ग्रुप बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, और क्या किया, एग्जामाइन किया अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसके बाद अगर रिजल्ट क्या होगी, इसकी रिजल्ट क्या होगी, इसकी बनेगी रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वो जगह, इट इज़ वेयर
साइंटिस्ट रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट, ये वो जगह होती है जहाँ पर साइंटिस्ट रिपोर्ट करता है, बयां करता है कि क्या क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या हुई, नतीजा, रिजल्ट को कहते हैं, नतीजा क्या निकला, किसका, एक्सपेरिमेंट का, तजर्बे का। सो इट वेरीफाइज हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस को साबित करेगा कि वो सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर ही वो जवाब दिया जाता है कि एक्चुअली जो आपने काम किया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या बना। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द केस ऑफ मलेरिया रिजल्ट इज मेड दैट कंट्रोल ग्रुप इज फ्री फ्रॉम मलेरिया, कंट्रोल ग्रुप फ्री था जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप शुड नॉट फ्री फ्रॉम इट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं था। और ऐसा करके भी लिख सकते हो, ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, मलेरियल सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। वाइल हेल्दी पर्सनस आर फ्री फ्रॉम इट, जबकि हेल्दी पर्सनस फ्री थे, उनके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। इस बात से क्या साबित हो जाता है कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए ही प्लाज्मोडियम बायस होता है मलेरिया का। तो हमने हतमी नतीजा देना है, ये तो नतीजा एक्सपेरिमेंट का था। तो अब ओवरऑल प्रोसेस जो हमने बायोलॉजिकल मेथड को देखा, जो प्रॉब्लम था उसका आंसर क्या मिला, नतीजा, हतमी नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन कहते हैं हतमी नतीजा। तो उसके अंदर क्या हुआ, फाइनल स्टेप, इट इज़ द फाइनल स्टेप वेयर ऑल रिजल्ट्स आर एनालाइज, जहाँ पर सारी रिजल्ट को एनालाइज किया गया और डिटरमिन किया गया। एक साइंटिस्ट एक डिटर्मिनेशन पे पहुँचता है, एक नतीजे पे पहुँचता है किसके, अबाउट द हाइपोथेसिस के। तो एक्सप्लेनेशन क्या दी, इन द केस ऑफ मलेरिया कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही बायस होता है किसका, मलेरिया का। तो प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया काज होता है। और इस प्लाज्मोडियम को कौन कैप्चर करके इंजेक्ट करता है, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलस। अच्छा, उसके बाद अगर हम थ्योरी की बात करें, दो चीज़ें हैं, थ्योरी और लॉ प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल तो एक ही बात है, लॉ और प्रिंसिपल। थ्योरी, अच्छा थ्योरी जो होती है उसको नज़रिया कहते हैं, लॉ कानून। थ्योरी नज़रिया तो सिर्फ मेरा हो सकता है, लेकिन यहाँ 2-3 लोगों का हो सकता है, लेकिन वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो कानून होता है वो कभी तब्दील नहीं किया जा सकता। ओके, सो थ्योरी क्या है, थ्योरी की अगर बात करें, इट इज़ वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अबाउट नेचुरल फिनोमिना। ये वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है, वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है, जो उसे हम कहते हैं थ्योरी। ओके, उसके नज़रिया बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका जो आंसर मिल जाता है तो वो उसको अपना नज़रिया बना लेता है। जैसे कि ये जो लेवरान का नतीजा आया, तो लेवरान ने इस चीज़ को क्या कर लिया, अपनी थ्योरी बना ली कि ये ही होता है। उसके बाद लॉ प्रिंसिपल में क्या है, लॉ प्रिंसिपल में क्या होता है, सारे साइंटिस्ट मिलते हैं और सब क्या करते हैं, वो ये जो थ्योरी होती है, साइंटिस्ट जो जिसका नज़रिया होता है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है और सब मतलब अपने कलीग्स के साथ शेयर करता है, जो उसके डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, चीफ होते हैं, उनके साथ शेयर करता है। तो वो क्या करते हैं, वो फर्दर दूसरे साइंटिस्ट को कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट इसने बनाई है, इसका नज़रिया, इसको जाकर चेक करो, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, देखो उनका इसका रिजल्ट वही आता है जो इसने लिखा हुआ है इसके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसका अगर दूसरे साइंटिस्ट उस डॉक्यूमेंट के अबाउट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट वही आता है जो कि लेवरॉन ने दिया था, तो अब वो उसका नज़रिया नहीं है, अब वो क्या हुआ, वो लॉ बन गया, क्योंकि वो सबके ऊपर लागू हो जाता है। सो लॉ क्या है, व्हेन अ थ्योरी इज टेस्टेड, व्हेन अ थ्योरी इज टेस्टेड again and again by experiment and scientists get same results, देन इट बिकम्स लॉ थ्योरी। जब थ्योरी बार बार एक्सप्लेन की जाए और रिजल्ट सेम मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉ और प्रिंसिपल। और ये क्या होता है, कांस्टेंट फैक्ट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसको रिफ्यूजेबल नहीं है। थियोरी रिफ्यूज़ हो सकती है, गलत साबित हो सकती है, लेकिन लॉ और प्रिंसिपल नहीं होती। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज हमने इस चैप्टर को भी, बायोलॉजिकल मेथड को भी पूरा कर लिया। ओके, सो इंशाल्लाह आगे हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।